स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए वीडियो, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान की चित्रकला। इससे संबंधित एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप पहले उसे देखिए और उसके बाद कंटिन्यूअस दूसरे पार्ट को भी देखिए। तो चलिए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजस्थान की चित्रकला, जिसमें हम देख रहे थे हाड़ौती शैली। तो हाड़ौती शैली में हमने देखा था, देखिए कोटा शैली, और कोटा शैली में इसका जो चरमोत्कर्ष काल था उम्मेद सिंह के समय का था। उसके आगे देखेंगे कोटा के मुसव्विर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की। तो शिकार के चित्र कहाँ की विशेषता है? कोटा शैली की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो देखिए शिकार के चित्र और रानियों और नारियों अर्थात स्त्रियों को भी शिकार करते हुए किस शैली में दिखाया गया है? तो कोटा शैली में। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम, डालू और लच्छीराम व नूर मोहम्मद है। स्त्री आकृतियों को कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, दीर्घ कमर, कपोल, खिले हुए सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृति में वृषभ कंधे, उन्नत भौहें, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। अगली शैली हम देखेंगे झालावाड़ शैली। झालावाड़ के राजमहलों में श्री नाथ जी श्री कृष्ण लीला। अब अगली शैली है झालावाड़ शैली। तो झालावाड़ के राजमहलों में श्री नाथ जी श्री राधा कृष्ण लीला, रामलीला, रास्य वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। ढूंढाड़ शैली, उसमें प्रथम उपशैली है आमेर शैली। जयपुर के चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्रशैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चित्र 1591 ईस्वी नामक ग्रंथ प्रमुख है। इसी समय में बनी रज्मनामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई है, और ये रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है रज्मनामा नाम से। किसका? महाभारत का। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बेराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित है, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी के राज्यकाल में प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 में बनवाए थे। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों एवं अलंकरणों से सुसज्जित है। आगे देखेंगे जयपुर शैली। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोशों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का चित्रांकन हुआ। महाराजा सवाई ईश्वर सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। इनके समय में साहिबराम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिबराम ने बड़े व्यक्ति चित्र अर्थात आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए।
सवाई माधोसिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख, लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन आलंकारिक मुणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ाया। सवाई माधोसिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वर सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें अब देखिए प्रमुख चित्रकारों के नाम आ रहे हैं जो जयपुर शैली से संबंधित है। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा आदि का चित्रण प्रधानतः हुआ। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सन 1857 ईस्वी में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट अर्थात आदमकद चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, आराइश तथा मोराक्सी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने के तैयार प्लास्टर को घोटकर चिकना कर लिया जाता है, इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवाह मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, झिलाय, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग्स विकसित होती रही। अब देखिए अलवर शैली। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने हुए। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथा, जोगियों, फकीरों के जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुए। इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए हैं। बख्त सिंह ने बलवंत सिंह के समय में सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटवों पट्टचित्रों का निर्माण किया। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगा सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने, उठी हुई वेणियाँ, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र, देखिए पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं, या फिर आप कह दीजिए गणिकाओं के चित्र। गणिका वेश्या को ही कहा जाता है। तो गणिकाओं के चित्र किस शैली की विशेषता है? तो अलवर शैली की। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का
निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। अब देखेंगे उनियारा शैली। नारूका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए, धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकार किससे संबंधित है? तो उनियारा शैली से। अब देखेंगे शेखावाटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठीजनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस पर कला को प्रोत्साहन और प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों पर भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथियों और घोड़ों, चौबदारों, चंवरधारियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य में चितेरों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, कामकला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाह्य दीवारों एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। अब देखेंगे प्रमुख लोक कलाएं। देखिए, आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम के प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक या प्रस्तुतकर्ता होती है। तो प्रमुख लोक कलाएं कौन कौन सी है? सांझी। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है व उसका पूजन करती है। इसे सांझी, सांझूली, सिंझी, सांझ के हाजी, हाजा आदि नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेरकर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन आकृति बनाती है। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर, घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। पहले दिन से 10वें दिन तक एक या दो ही प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नगाड़े, 9वें दिन बंदरवान व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन संध्या कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। अब देखेंगे मांडना। मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि में ये मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियाँ, बंधनवार, बच्चों के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों, एक मिठाई का जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, व्रत आदि आकृतियां भी बनाई जाती है। ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। फड़। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट्ट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र की धुन पर 7 कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। तो फड़ का वाचन किस पे किया जाता है? रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र पर।
यह लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेकों प्रसंग व उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति में का सबसे बड़ा बनाया जाता है, अन्य आकृतियाँ उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। यह देवियाँ नीली, देव लाल, राक्षस काले, साधु सफ़ेद या पीले और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य और वीरता का प्रतीक है। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हथकते 2 सूती कपड़ों, रेजी या रेजा पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है। देखिए, ये प्रसिद्ध फड़ है पाबूजी की फड़। सतह तैयार होने पर उसे घोटकर समतल कर लिया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जगाल, हरताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना और नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में एवं अंतिम रेखाएं खुलाई केवल काले रंग से की जाती हैं। अब देखेंगे पाने। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने हुए चित्र पाने कहलाते हैं और इन्हें कब प्रतिष्ठापित किया जाता है? उत्सवों और त्योहारों पर। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीदकर समय अनुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, रामकृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित है। श्रीनाथ जी का पाना इसमें सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। अब देखेंगे कावड़। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादियों की पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए नए प्रयोग किए हैं। इनकी बनी कावड़े देश विदेशों में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी है, इसलिए इसका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धाभिभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिरुमा काष्ठ कलाकृति है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है व इसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों का और घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ व लोक देवताओं जैसे पाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद्र, भर्तरी का कथानुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। अब देखिए गोड़लिया। पशुओं के शरीर पर भी विविध प्रकार की आकृतियों में बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। तो पशुओं के शरीर पर बड़े कलात्मक दाग, ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की ये क्रिया अटेरना एवं दाग के निशान गोड़लिया कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियाँ, विविध कृषि उपकरण एवं दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न अंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे पीतल के अक्षर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दागे जाते हैं। और इसका उल्लेख, गोड़लिया का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? सांची कला डॉक्टर कहानी भागवत की पुस्तक में। अब देखेंगे मेहंदी। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां एवं बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती हैं। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ के बहुत प्रसिद्ध है और सोजत की मेहंदी को हाल ही में 2022 में जीआई टैग भी मिला है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी के विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, हथड़ी की भात, शंख, पगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीप, सुदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, करी, देखिए तोरण, केरी, सिंघाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख हैं। गोदना।
शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ है, जिसे हम अभी टैटू कहते हैं। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, इसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गोदने गुदवाने का अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विभिन्न अंगों पर गोदने गुदवाकर वे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती हैं। आँखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे के पलक के साथ सारिया गुदवाती है। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्तियां व वृक्षों, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती हैं। कोठियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मकता कोठियाँ निर्मित की जाती थी। कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के झाली, झरोखे, कंगूरे, देवी देवताओं, जीव जंतुओं, बेल बूटे एवं मान्य उभारे जाते थे। इन कोठियों में अन्य के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे दूध, घी, दही आदि रखे जाते थे। व्हील। पश्चिम राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपच्चों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है, अर्थात उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक्ष, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। कठपुतली। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियाँ कठपुतलियाँ कहलाती है और इनका कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों द्वारा गांव-गांव, घर-घर में दिखाए जाते हैं। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया। तो कब? 1965 में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में, और ये कहाँ आयोजित हुई थी? रोमानिया में। और वहाँ पर जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें राजस्थान के कलाकारों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब देखिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पिछवाई चित्रांकन की शैली की प्रमुख विशेषता है। तो पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। बनी ठनी चित्र शैली से संबंधित है किशनगढ़। जमनादास, छोटेराम, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के भेजिएगा। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो क्या था? सूरत। देखिए सूरत खाना, देखिए ये दिया है सूतर खाना और ये दिया है सूरत खाना, तो आंसर होगा सूरत खाना। पक्षों को महत्व देने वाली चित्रशैली है बूंदी शैली। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो ये थे मित्रों हमारा आज का टॉपिक चित्रकला और प्रमुख लोक कलाएं। इसके साथ ही चित्रकला शैली से संबंधित हमारा अध्याय पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।